अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अख्तरुल ईमान की लिखी हुई आप बीती इस आबाद खराबे में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आप बीती क्या है। आप बीती खुदनोश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। खुदनोश्त किसे कहते हैं और आप बीती किसे कहते हैं? अपनी ज़िंदगी पर जो पूरी कहानी लिखी जाती है उसे खुदनोश्त कहते हैं या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी कहते हैं सवाने उम्री, जो किसी दूसरे की ज़िंदगी पर पूरी कहानी लिखी जाए वो बायोग्राफी होता है या सवाने उम्री होती है। और अपनी ज़िंदगी पर जो कहानी लिखी जाती है वो खुदनोश्त होता है या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और आप बीती भी वही होती है जो अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपनी ज़िंदगी का हाल बयान किया जाता है। तो खुदनोश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है और ज़िंदगी का कोई ख़ास दौर या वाक़या भी। अब जब हम आप बीती लिखते हैं तो वो ज़िंदगी के किसी ख़ास वाक़या को भी लिख सकते हैं या पूरी ज़िंदगी को भी लिख सकते हैं। खुदनोश्त क्यों लिखी जाती है, इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। मसलन ये कि लिखने वाला अपनी यादों को मरतब और महफूज करना चाहता है, या ये कि लिखने वाला अपने तजुर्बों में पढ़ने वालों को भी शरीक करना चाहता है। अच्छे खुदनोश्त या लिखने वाला अपने कारी को ये बताना चाहता है बनता, इसलिए इस दुनिया लिखने वाले को हमेशा इसने दुनिया और एहतियात से काम लेना पड़ता है। किस नज़र से देखा, दूसरों के बयान में भी सच्चाई और दयानतदारी का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब जब हम खुदनोश्त लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी लिखते हैं, तो अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनना, यानी अपनी ज़िंदगी की सिर्फ तारीफ़ ही नहीं लिखनी और अपनी तारीफ़ ही नहीं लिखनी है, बल्कि इसमें क्या है, दूसरों के बयान की भी सच्चाई और दयानतदारी का ख्याल रखा जाता है। जो भी हम अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे और या हमारी ज़िंदगी से जुड़े लोग, जो भी जुड़े लोग होंगे उनके बारे में लिखेंगे, तो वो हम बहुत सच्चाई और दयानतदारी से लिखेंगे। उर्दू में खुदनोश्त की रवायत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मौलाना जाफ़र थानेसरी की आप बीती काला पानी को उर्दू की पहली खुदनोश्त कहा जाता है। इसकी अशात 1923 ईस्वी में हुई, अगरचे इसे अशात से बहुत पहले लिखा जा चुका था। इसकी अशात 1923 ईस्वी में हुई है, लेकिन ये बहुत पहले लिखा जा चुका था। और सबसे पहला कौन है खुदनोश्त? मौलाना जाफ़र थानेसरी की आप बीती काला पानी। इसको उर्दू की पहली खुदनोश्त कहा जाता है। और खुदनोश्त का आप बीती का नाम क्या है? काला पानी नाम है। हमारे ज़माने में रशीद अहमद सिद्दीकी की आशिफ्ता बयानी मेरी, सर रज़ा अली की आमाल नामा, जोश महली आबादी की यादों की बारात, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की सवानाही नावल कारे जहाँ दराज है, कुदरतुल्लाह शहाब की शहाब नामा, खलीक इब्राहिम खलीक की मंजिले गर्द की मानिंद अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में बहुत मशहूर हुई। आज जो हम पढ़ रहे हैं अख्तरुल ईमान की आप बीती इस आबाद खराबे में, इसी को पढ़ रहे हैं। और ये आप बीती बहुत मशहूर हुई हैं। ख़ातीन की आप बीतियों में बेगम हमीदा अख्तर की हमसफ़र अदा जाफरी की जो रही सो बेखबर रही, और सईदा बानो अहमद की डगर से हटकर बहुत दिलचस्प और मकबूल आप बीतियाँ हैं। आप बीती बिलअमूम नसर में लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ने मंजूम आप बीतियाँ भी लिखी हैं। मंजूम यानी नज़म की तरह भी कुछ लोगों ने आप बीतियाँ लिखी हैं। वैसे आप बीती कैसे लिखी जाती है? ज़्यादातर नसर में ही लिखी। आइए अब अख्तरुल ईमान की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर पढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। अख्तरुल ईमान का असल नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान था। अख्तरुल ईमान का असल नाम क्या था? मोहम्मद अख्तरुल ईमान था। वो नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। इनके वालिद मस्जिद में इमामत करते थे। अख्तरुल ईमान की इब्तिदाई तालीम मुख्तलिफ गाँव और कस्बों के मदरसे और स्कूलों में हुई। उन्होंने मैट्रिक फतेहपुर मुस्लिम हाई स्कूल दिल्ली से पास किया। BA दिल्ली कॉलेज मौजूदा जाकिर हुसैन कॉलेज से किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MA उर्दू में दाखिला लिया, मगर इसे मुकम्मल ना कर सके। अब वो कहाँ के रहने वाले थे? नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए, वहीं के रहने वाले थे। और उनके वालिद क्या करते थे? इमामत करते थे। और अख्तरुल ईमान की इब्तिदाई तालीम उनके गाँव, उनके कस्बों में हुई, मदरसों में हुई। और उन्होंने मैट्रिक कहाँ से किया? फतेहपुरी मुस्लिम हाई स्कूल दिल्ली से किया। दिल्ली में जो फतेहपुरी मुस्लिम हाई स्कूल है वहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया। और BA जाकिर हुसैन कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज जो दिल्ली में है, वहाँ से उन्होंने BA किया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने MA में दाखिला लिया था, लेकिन उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी।
पहला साल मुकम्मल करने के बाद पूना चले गए, जहाँ फिल्मों के लिए लिखते रहे। कुछ दिनों बाद मुंबई गए और पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी। मुंबई के अपने 50 साल क़याम के दौरान उन्होंने बहुत सी फिल्मों के मंजरनामे और मुकालमे लिखे। इनकी लिखी हुई बाज़ फिल्में बहुत मकबूल हुईं, मगर एक बुलंद पाया शायर होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों के लिए गाने कभी नहीं लिखे। वो कहाँ चले गए? मुंबई गए। वहाँ उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहीं मुंबई में गुजारी और अपनी 50 साल ज़िंदगी में जो मुंबई में उन्होंने गुजारी, फिल्मों के लिए मंजरनामे और मुकालमे लिखे, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए गाना नहीं लिखा। वो एक शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों के लिए गाना कभी नहीं लिखा। अख्तरुल ईमान का शुमार उर्दू के बड़े नज़म गो शुरा में होता है। इनके 10 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। पहला मजमुआ गिरदाब और आखिरी ज़मिस्तान सर्द महरी का इनके वफ़ात के बाद शाया हुआ। नसर में उन्होंने अपनी आपबीती इस आबाद खराबे में के अलावा चंद अदबी मज़ामीन भी लिखे हैं। नसर में उन्होंने अपनी आपबीती लिखी है जिसका नाम है इस आबाद खराबे में, जिसके हम थोड़ा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने अदबी कई मज़ामीन भी लिखे हैं। आइए अब इस आबाद खराबे का खुलासा पढ़ते हैं। कहानी तो आप पूरा अपनी बुक में पढ़ेंगे, मैं आपको खुलासा बताती हूँ। इस आबाद खराबे में सबक का खुलासा। यूं तो एक लड़का नज़म में हम अख्तरुल ईमान गाँव की खुली फ़ज़ा में उछल कूद करते नज़र आते हैं, लेकिन अपनी आपबीती इस आबाद खराबे में वो खुलकर सामने आ गए हैं। इनकी ये आपबीती इनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है, लेकिन शामिल निसाब हिस्से में हमें इनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात ही मिलते हैं। ज़िंदगी की पूरी कहानी है आपबीती, लेकिन हम तुम्हारे बुक में जो शामिल है गुलिस्तान अदब में, वो थोड़ा सा हिस्सा जो शुरू इब्तिदाई ज़िंदगी का हिस्सा वो शामिल है। हमने पहले एक लड़का नज़म पढ़ा जिसमें वो खेलते कूदते लड़के नज़र आते हैं, लेकिन ये आबाद खराबे जो पढ़ेंगे इसमें वो खुलकर पूरी ज़िंदगी की जो कहानी है वो बताते हैं। लेकिन अपनी आपबीती इस आबाद खराबे में वो खुलकर सामने आ गए। इनकी ये आपबीती इनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है, लेकिन शामिल निसाब हिस्से में हमें इनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात ही मिलते हैं। अख्तरुल ईमान एक रात का जिक्र करते हैं और कहते हैं, मुझे इतना याद है कि एक रात मैं अपने वालिद के साथ अब्दुल्लापुर यानी जमुना नगर के स्टेशन पर उतरा। प्लेटफॉर्म पर तेल की लाइटें जल रही थी जो पूरी तरह अंधेरे को दूर करने में नाकाम थी। अब्बा ने टीन का संदूक मेरे सर पर रख दिया और बाकी सामान खुद ले लिया और पैदल ही एक तरफ को रवाना हो गए। हम कहाँ जा रहे थे ये तो पता नहीं था। हाँ, इतना पता था कि पिछला गांव जहाँ से हम चले थे इसका नाम कबासी था। गांव के बारे में कोई तफसील याद नहीं, बस इतना याद है कि हम जिस घर में रहते थे वहाँ आसेब का असर था। वहाँ मेरा भाई रिजवान पैदा हुआ जो कुछ ही दिनों बाद मर गया। अपने छोटे भाई से मुझे बहुत लगाव हो गया था। मैं इसकी कब्र पर घंटों बैठा रहता था। बस्ती का कोई आदमी वहाँ से मुझे घर छोड़ जाता। अब वो बता रहे हैं कि हम जो इस गांव में रहते थे उसका नाम कबासी था, और जिस घर में रहते थे उसमें कहा क्या था, आसेब का साया था, और मेरा छोटा भाई जिसका नाम रिजवान था वो वहाँ मर गया था और मुझे अपने छोटे भाई से बहुत लगाव था और मैं वहाँ जाकर उसके कब्रों पर घंटों बैठा रहता था। लेकिन कुछ लोग, बस्ती को लोग आकर मुझे ले जाते और मुझे अपना घर छोड़ देते। मेरे वालिद इमामत का पेशा करते थे, इन्हें देहात बहुत पसंद थे। वो बच्चों को पढ़ाते भी थे। वालदा के मैके जाने के बाद भी मुझे तालीम की वजह से वालिद साहिब ही के साथ रहना पड़ता। वो चाहते थे मैं भी इनकी तरह इमामत करूं। इनकी ज़िंदगी खाना बदोशों की सी थी, इसलिए मेरी ढंग से तालीम ना हो पाई। कभी स्कूल तो कभी मदरसा। गाँव की धुंधली धुंधली हसीन यादें जहन पर नक्श हैं। कबासे से सघ मदरसा पहुँचे। रात को एक कब्रिस्तान में क़याम किया। दूसरे दिन सघ मदरसा जो एक यतीम खाना था वहाँ पहुँचे। वहाँ के महतमम हाफिजुल्लाह दिया थे। महतम यानी वहाँ के इंचार्ज, वहाँ के जो रखवाली करने वाले थे उनका नाम हाफिजुल्लाह दिया था। कुछ रोज़ के बाद वालिद मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। उन्होंने इमामत छोड़ मदरसे के लिए चंदा जमा करने का काम शुरू कर दिया। इनके वालिद थे, उनको बच्चे को मदरसे में छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए और इमामत छोड़कर वो क्या करने लगे, चंदा जमा करने का काम करने लगे। यहाँ फिर कुरान हिफ्ज़ करने का सिलसिला शुरू हो गया।
जाने के बाद अब्बा ने मुझे नमाज सिखाई जो मुझे पहले से आती थी। सिख मदरसा की एक लड़की लाली का नाम याद है, जिसे एक दिन लकड़बग्घा उठाकर ले गया। कुछ अरसे बाद हाफिजुल्लाह दिया और अब्बा में अनबन हो गई और हमारा वहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब इनके अब्बा में और जो मदरसे के इंचार्ज थे उनसे क्या हो गया, हाफिजुल्लाह, उनसे अनबन हो गई और वहाँ से इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और हम सिख बस्ती में रहने चले गए। ये 50-60 घरों का एक छोटा सा गांव था जिसमें मुसलमान, राजपूत और आराए काश्तकार रहते थे। वहाँ रहमतुल्लाह नाम के एक शख्स ने हमें अपनी हवेली के एक हिस्से में रहने की इजाज़त दे दी। अब मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। पहले तो ये हाफिज़ कुरान कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ सिख मदरसे बस्ती में आए तो यहाँ क्या हो गया, इनको सरकारी स्कूल में इनका दाखिल करा दिया गया। इस गांव में 1.5 मील के फासले पर एक पुराना कस्बा बोड़िया था। वहाँ एक मिडिल स्कूल था। मैं वहाँ पढ़ने जाने लगा। करीब ही एक महल था। बाद में मालूम हुआ कि वो बीरबल का महल था। ये कस्बा बहुत कदीम है, बहुत कदीम यानी बहुत पुराना है। ये गांव जो है बहुत पुराना है। वहाँ खुदाई के बाद 2-3 सदी कबल मसीह की तहजीब के आसार भी मिले हैं। सिख बस्ती में पैदल ही बोड़िया जाता था। गर्मियों में तो जलते हुए पैरों के साथ गुजरता तो तलवों को धूप तो इतना नहीं जलाती थी जितना सर्दी जलाती थी। आंखों से आंसू निकल आते थे। इसके तल्ख यादें आज मुझे ऐसे याद आती हैं जैसे हफ्त खां तय किया हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं गर्मी में जाता था तलवे बहुत जलते थे, लेकिन जब सर्दी में तलवे जलते थे तो आंख से आंसू निकल आते थे। और ये यादें जो तल्ख यादें हैं मेरे लिए, मेरे दिल में। सवाल एक है, खुद नोश्त या आप बीती की तारीफ बयान कीजिए। जवाब लिखेंगे खुद नोश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है और ज़िंदगी का कोई ख़ास दौर या वाक़या भी। खुद नोश्त या आप बीती क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। और इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है, ज़िंदगी का कोई ख़ास वाक़या या कोई दौर भी आ सकता है। खुद नोश्त क्यों लिखी जाती है, इसके कई सवाल हो सकते हैं। मसलन ये लिखने वाले अपनी यादों को मरतब और महफूज करना चाहते हैं, या ये कि लिखने वाला अपने तजुर्बों में पढ़ने वालों को भी शरीक करना चाहता है, या ये कि लिखने वाला अपने कारी को ये बताना चाहता है कि इसने दुनिया और इसके लोगों को किस नज़र से देखा है, और लिखने वाला अपने कारी को भी बताना चाहता है कि इसने दुनिया में कितने तजुर्बे हासिल किए हैं, इसने दुनिया को किस नज़र से देखा है। तो ये और भी लोग जाने, उसको पढ़ें, उसको समझें। सवाल 2, अख्तरुल ईमान किस तरह किसी एक तरह की तालीम पर क्यों ना जम सके। जवाब लिखेंगे अख्तरुल ईमान के वालिद का पेशा इमामत था, चुनांचा वो यही चाहते थे कि इनका बेटा भी इनकी तरह इमामत का पेशा अख्तियार कर ले। अख्तरुल ईमान की तालीम का तस्वुर उनके वालिद के जहन में वही था जो उन्होंने खुद हासिल की थी। कुरान हाफिज करना और उर्दू फारसी की थोड़ी सी शुद्ध हासिल हो जाए। वालिद के खाना बदोशाना ज़िंदगी ने अख्तरुल ईमान को कभी एक तरह की तालीम पर जमने ही ना दिया। कभी सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया जाता था, कभी कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा दिया जाता था। सवाल 3 है, अपने गांव रकड़ी की क्या क्या चीज़ें अख्तरुल ईमान को पसंद थी। तो जवाब लिखेंगे अख्तरुल ईमान को रकड़ी गांव बहुत पसंद था। जो उनका गांव था रकड़ी, उनको बहुत पसंद था। वो इस गांव को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि यहाँ बहुत से जौहड़ थे। जौहड़ किसको बोलते हैं, तालाब को बोलते हैं। जौहड़ों में कवल और नीलोफर खिलते थे। कवल और नीलोफर फूल का नाम है। सब तरफ बड़े बड़े आमों के घने बाग थे। बागों में खलियान पड़ते थे। कोयलें कूकती थी। यहाँ क्या होगा, कोयलें कूकती थी। किकर और खजूर के पेड़ों में बेयों के घोंसले थे। बेयों यानी बेयां एक तरह की छोटी चिड़िया होती है, जिनमें बैठे वो झूलते रहते थे, गीत गाते रहते थे, एक दूसरे का ताक़ुब करते रहते थे, यानी एक दूसरे के पीछे आगे पीछे करते रहते थे। पिद्दे थे, शामाएँ थीं। पिद्दे छोटी चिड़िया को कहते हैं। शामाएँ भी एक तरह का परिंदा होता है। लाल थे, लाल भी एक परिंदे को कहा जाता है जो छोटी चिड़िया होती है, जो मौसम की तब्दीली के साथ रंग बदलते रहते। मीनाएँ थीं, खूबसूरत आवाज़ वाले बटेर थे। या क्या है, वेटर लिखा हुआ, लेकिन क्या है, बटेर एक छोटी चिड़िया होती है और बहुत तेज़ किस्म की चिड़िया होती है, इसे बटेर कहते हैं।
सवाल 4 है, अख्तरुल ईमान जब अपने वालिद के साथ जग्गाधरी पहुंचे तो वहां क्या मंजर था? जवाब लिखेंगे, अब्दुल्लापुर जमुनानगर से चलकर ये लोग जग्गाधरी पहुंचे। शहर के बाहर सड़क के किनारे एक चौकी थी। वहां जो चौकीदार था, इससे अख्तरुल ईमान के वालिद की ना जाने क्या तकरार हो गई। इनके अब्बा एकदम बिगड़ गए। झगड़ा शायद इस बात पर हुआ था कि वो वहां रात गुजारना चाहते थे। इस झगड़े के बाद उनके वालिद ने वहां रात गुजारने का इरादा तर्क कर दिया और कच्ची सड़क पर आगे बढ़ गए। सवाल 5 है, मदरसा में रहने वाली लाली के साथ क्या वाकया पेश आया? तो जवाब लिखेंगे, मदरसा में रहने वाली लाली को एक जंगली जानवर उठा के ले गया और उसने उससे चीर फाड़ डाला। इसकी हड्डियां, खोपड़ी और खून आलूद कपड़े एक भट्ट के करीब में मिल गए। लाली एक छोटी लड़की थी जो मदरसे में रहती थी और उसका एक भाई भी था। जब एक दिन सुबह लाली नहीं मिली तो उसको बहुत ढूंढा गया। तो फिर क्या देखा गया कि जंगल के करीब वो खून आलूद कपड़े में पड़ी मिली और उसे भेड़िया उठाकर ले गया था। अगली सरगर्मी में देखते हैं। सवाल 1 है कि आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात याद होंगे जिनकी याद आपके जहन में होगी। इन्हें याददाश्त की शक्ल में लिखिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी कोई खूबसूरत वाक़या याद है या कुछ भी वाक़या याद है जहन में, तो उसको अपनी याददाश्त की शक्ल में लिखिए और इस सिलसिले में अपने उस्ताद से रहनुमाई लीजिए। यानी अपने उस्ताद से पूछिए कि हमें किस तरह लिखना है। और आप तो 12th क्लास में हैं, आप खुद लिख सकते हैं इतना सा अपनी ज़िंदगी के बारे में। अपने टीचर को दिखाइए, वो खुद बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए दिगर सवालात में देखते हैं कि अख्तरुल ईमान के उसलूब बयान का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखें, अख्तरुल ईमान बुनियादी तौर पर शायर हैं और शायर भी नज़म के शायर हैं। उन्होंने बयानिया शायरी भी की है और अलामती शायरी भी। इनकी नज़में जदीद नज़म की तारीफ पर खरी उतरती हैं। उन्होंने शायरी में भी अपनी लफ्ज़ियात शेरी अलग बनाई है। सीधे सादे आलम फ़हन अल्फाज में अपने वारदात क़ल्बी को बयान कर देते हैं। शायरी को वह इबादत का दर्जा देते हैं। शायरी को उन्होंने तिजारत नहीं बनाया, यानी अच्छे शायर होने के बावजूद फिल्मों के लिए गाने नहीं लिखे। वो एक बहुत अच्छे शायर थे, बड़े शायर थे, लेकिन शायरी को उन्होंने कभी तिजारत नहीं बनाया। हाँ, फिल्मों के लिए कहानियाँ और मुकालमे और मंजरनामे लिखे थे। फिल्मों से वाबस्ता होने की वजह से उनके कलम में जादू बयानी है। इसका इजहार पूरी तरह इस आबाद खराबे में हुआ है। मालूम होता है ख्यालात का एक दरिया है जो उमड़ा चला आता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात बग़ैर पसो पेश के हमारे सामने रख दिए हैं। और ये और बात है कि कुछ लोगों की दिलशकनी की वजह से कई ऐसे वाक़यात छूट भी गए हैं जिनका इनसे बरह रास्त ताल्लुक़ था। बहरहाल इनका अंदाज़ बयां अगरचा शोख नहीं है, लेकिन इसमें इतनी दिलकशी ज़रूर है कि एक बार उनकी आप बीती पढ़ना शुरू कर दीजिए तो मुकम्मल किए बगैर नहीं रह सकते। फिल्मी ज़िंदगी गुजारने के बाद उन्हें इस बात का पूरा सलीका आ गया है कि आप बीती को किस तरह जग बीती बनाया जाए। आप बीती को यानी अपनी ज़िंदगी की कहानी को जग बीती यानी दुनिया की कहानी कैसे हम बना सकते हैं। किस तरह अपने तासरात से एक फ़िज़ा, एक ऐसा ख्वाब आगही माहौल पैदा किया जाए जो कारी को फरहत और इंबिसात फराहम करे, यानी खुशी बख्शे। बचपन के धुंधले धुंधले नकूश को अपने याददाश्त के सहारे जिस अंदाज से पेश किया है, या फिल्मी मारूफियात, वहाँ की सियासत, वहाँ के हंगामों की जिस तरह अक्कासी की गई है, वो इस बात का ऐलान कर रही है कि मुसन्निफ ने साहिल से मौजों का नज़ारा नहीं किया है, बल्कि वो ज़िंदगी के इन संगलाख राहों से गुजरा है। संगलाख राह यानी पथरी राहों, ज़िंदगी की जो जद्दोजहद वाली ज़िंदगी थी उससे वो गुजरा है, जहाँ अपनी मेहनत दूसरों के नाम करने पर इंसान मजबूर हो जाता है। इस आबाद खराबे में इंसान तलाश मुआश की खातिर क्या कुछ नहीं करता। कहाँ एक सादा लो देहाती बच्चा, कहाँ बम्बई नगरी। ये फिल्मी दुनिया से वाबस्ता अख्तरुल ईमान। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान ने जो कुछ कहा है, इसके काफ़ी हिस्से या इसकी काफ़ी झलकियाँ हम पहले इनकी तवील नज़म एक लड़का में देख चुके हैं। जिस तरह नज़म में देही और शहरी ज़िंदगी की तस्वीर पेश की गई हैं, वही तस्वीर हमें इस आबाद खराबे में भी नज़र आती है। इब्तदाई हिस्से में कम्बासी, अब्दुल्लापुर और रकड़ी जैसे गांव और बोड़िया जैसे कस्बों का जिक्र आता है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुस्लिम फतहपुरी,
स्कूल और वहाँ की तालीमी ज़िंदगी का जिक्र है। तलाश माश की तुगदूद और फिर उरूसिल बिलाद, बम्बई के दिलकश हंगामे, इज्जत शहरत व दौलत सब कुछ, लेकिन किसी कीमत पर इन सारी बातों का अख्तरुल ईमान ने सादा सलेस और रवा दवा अंदाज में बयान किया है। फिल्मों में कहानियाँ लिखते लिखते इन्हें इस बात का सलीका तो आ ही गया है कि बात को किस तरह मुअस्सर अंदाज में पेश किया जाता है। इनकी आप बीती फिल्मी कहानी सी नज़र आती है जिसमें यके बाद दिगर मंजर बदलते हैं और हर मंजर पहले से ज़्यादा दिलकश और जाज़ब नज़र आता है। जहाँ तक आप बीती की फ़नी लवाजिम का ताल्लुक़ है या आप बीती के आदाब का ताल्लुक़ है, इन पर इनकी ये आप बीती पूरी तरह खरी उतरती है। बल्कि हमें कहने दीजिए कि इतनी हकीकी, दिलकश और ख़ूबसूरत आप बीती उर्दू अदब में कम ही नज़र आती है। इस एतबार से इस आबाद खराबे में एक काबिल कदर इजाफा ही करार पाएगा। अब अख्तरुल ईमान ने जो इस आबाद खराबे में अपनी आप बीती लिखी है वो बिल्कुल हकीकी है। उसने अपना सब कुछ ज़िंदगी का साफ साफ लिख दिया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। सवाल तो है, निसाब में शामिल इस आबाद खराबे में पर तनकीदी नोट लिखिए। जवाब लिखें, अच्छी आप बीती में सिर्फ गुजरी हुई बातों का बयान ही नहीं होता बल्कि इस बयान को हकीकत पर भी मुबनी होना चाहिए। अख्तरुल ईमान का ये इक़्तिबास इस हिस्से से लिया गया है कि जब मुसन्निफ़ को 11 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ना पड़ा, बचपन की ये धुंधली धुंधली यादें मुसन्निफ़ अख्तरुल ईमान के जहन में अभी तक ताज़ा हैं। इन हकीकी यादों को जिस तरह उन्होंने बयान किया है इससे हकीकत भी अफसाना बन गया है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम फिल्म का कोई मंजर देख रहे हैं। यादों की ये धुंधली धुंधली तस्वीरें एक एक करके हमारे सामने से गुजरती चली जाती हैं और हम इनमें खोसे जाते हैं। हमारे जहन में एक लड़का के मिसरे गूंजने लगते हैं। खेत, नदियाँ, जौहड़, कंवल और नीलूफर के फूल, पपीहे और कोयलों की कूक, खलियानों की रौनक, क्या कुछ नहीं है इसमें। वालिद के साथ एक 11 साल का मासूम बच्चा टीन का संदूक रखे पैदल चलता हुआ कब्रिस्तान में रात गुजारता हुआ, सघ मदरसे में कीड़ों और पतंगों से जूझता हुआ, छोटे से भाई की कब्र पर ये मासूम आंसू बहाता हुआ, कभी स्कूल और कभी मदरसे के चक्कर काटता हुआ, कभी हिफ्ज़ करता हुआ, कभी सबक रटता हुआ, इस मासूम से लड़के के मासूमाना अंदाज से इस तरह पेश किया गया है गोया ये आप बीती ना हो जग बीती हो। इस मासूम बच्चे में हमें अख्तरुल ईमान के बचपन के साथ खुद हमें अपने बचपन के याद आ जाते हैं। अब आप बीती जग बीती कैसे बन जाती? जब हम पढ़ते हैं इस आप बीती को ऐसा लगता है कि मेरे भी बचपन का हाल यही था, मेरी भी कहानी यही थी। जो भी पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये भी मेरे बचपन का हाल यही था, मेरी ज़िंदगी यही कहानी है। तो ये आप बीती जग बीती बन जाती है और जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं तो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं और हम इसे अपने बचपन का हाल समझने लगते हैं। सब बस्ती से 1.5 मील दूर नंगे पांव, चिलचिलाती धूप और यखबस्ता हवाओं के दरमियान पैदल सफ़र करता हुआ ये मासूम बच्चा हमारी तमाम हमदर्दियाँ समेट लेता है। अख्तरुल ईमान ने देही माहौल की बड़ी हसीन अक्कासी की है। जब वो रकड़ी गांव का जिक्र करते हैं, मिसलन इस गांव का नाम रकड़ी था, यहाँ बहुत से जौहड़ थे, जौहड़ों में कंवल और नीलूफर खिलते थे, सब तरफ बड़े बड़े आमों के घने बाग थे, बागों में खलियाँ पड़ते थे, कोयलें कूदती थीं, पपीहे बोलते थे, हरे हरे जंगलों और खेतों में हिरनों की डालें कलकले करती दिखाई देती थी। यानी हरे हरे खेतों में हिरने क्या झुंड की झुंड दौड़ती थी। केकर और खजूर के पेड़ों में बबुल के घोंसले थे जिनमें बैठे वो झूलते रहते थे, गीत गाते रहते थे, एक दूसरे का ताक़ुब करते रहते थे। पिद्दे थे, शामाएँ थीं, लाल थे जो मौसम की तब्दीली के साथ रंग बदलते थे, मीनाएँ थीं, खूबसूरत आवाज़ वाले बटेर थे। ये सब क्या है? परिंदे का नाम है। पिद्दे, शामाएँ, लाल, मीनाएँ, ये सब सारे परिंदे हैं। कितना हसीन और दिलकश मंजर पेश किया है। अख्तरुल ईमान ने माहौल का पूरा हुस्न कैफ आ गई फ़िज़ा की तस्वीर सी खींच कर रख दी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुग़ल लैंड स्केच बना दिया हो, नसर में शायरी कर दी हो, हकीकत को अफसानवी रंग दे दिया हो। वो गाँव के हुस्न और ख़ूबसूरती ही का जिक्र नहीं करते बल्कि रात की होलनाकी को भी इसी अंदाज से हमारे सामने पेश करते हैं। कब्रिस्तान की वीरानी भी हमें दिखाते हैं, बदबूदार कीड़े और पतंगे खाने में गिर रहे हैं, यतीम खाने की खस्ता हाली और वहाँ की सख्त ज़िंदगी का भी जिक्र करते हैं। अख्तरुल ईमान मंजर निगारी ही नहीं करते बल्कि किरदार निगारी करने आते हैं। तो यतीम खाने के महतमम और रूह रवां
हफीजुल्लाह दिया का पूरा हुलिया खींच कर रख देते हैं। वो क्या करते हैं, मंजर निगारी नहीं, सिर्फ मंजर की पेशकश नहीं करते, वो किरदार निगारी भी करते हैं। किरदार यानी जो किरदार है उस आपस में जो बातचीत करते हैं वो किरदार निगारी, तो वो किरदार निगारी भी करते हैं। उसके बातचीत को देखिए किस अंदाज में वो पेश करते हैं। एक सिख मदरसा के महतमम और रूह रवा हफीजुल्लाह दिया नाम के एक साहब थे। गोरे चिट्टे, कद थोड़ा निकलता हुआ, तबाख सा चेहरा और फैली हुई नाक, बातचीत में अच्छे थे और गोरा आदाब व एतबार के इंसान थे। इस आबाद खराबे में कभी एक पुरलुत्फ निशाइये का लुत्फ आता है, कभी अफसाने का रंग झलकता है, कभी रपूताज इसमें से झांकने लगता है। अंदाज़ बयां की दिलकशी सादा और सलीस ज़बान, जिसमें ना मुहावरात के चटखारे हैं, न तशबिया और इस्तियारे, और इस्तियारे हैं, न लफ्ज़ों की बाजीगिरी है, न इंशा पर्दाजी के करतब है। बिल्कुल एक रवा दवा और सच्चा और खुरदरा अंदाज है। ऐसा लगता है कि जैसे एक मैदानी नदी सुस्त रफ्तार से अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा है। इस एतबार से देखा जाए तो इनके बचपन का ये जिक्र अपनी शगुफ्तगी और शादाबी की वजह से हमेशा तरोताज़ा रहेगा और अहले दानिश से दाद तहसीन मौसूल करता रहेगा। तो आपने पढ़ा इस आबाद खराबे में जो अख्तरुल ईमान अपने बचपन की ज़िंदगी की कहानी सुनाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे ही बचपन की कहानी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी।